हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर की हमको जरूरत क्या है। अगर हमें इसकी जरूरत पता लग जाए ना, इसकी अहमियत पता लग जाए ना, हम उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट से फिर ये टॉपिक पढ़ सकेंगे। हमारे पावर स्टेशन के अंदर जो सप्लाई प्रोड्यूस होती है ना, जो पावर प्रोड्यूस होती है, उसको सप्लाई हम हाई वोल्टेज पे करते हैं जनरली। वो हाई वोल्टेज पे करने का कारण क्या होता है, उसके अंदर हीट लॉसेस कम हो सके, वो मैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। लेकिन हम उस हाई वोल्टेज को बाद में स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों में भेजते हैं। ये स्टेप डाउन पता है कौन करता है? एक ट्रांसफॉर्मर। मान लो अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ना हो और जो पीछे से सप्लाई आ रही है वही हमारे सीधा घरों में आ जाए, हमारे घर के सभी अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो 220 वोल्ट की आरएमएस वैल्यू के लिए डिजाइंड होते हैं। अब ये जो 220 वोल्ट है, इस स्टेप डाउन होके 220 वोल्ट कैसे रह रही है, इसके पीछे का बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रांसफॉर्मर पार्ट 2, उसके अंदर हम उसका थोड़ा सा क्वांटिटेटिव पार्ट देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर पे जंप नहीं मारूंगा, पहले हम बेस कवर करेंगे। मैं मानता हूं मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल 1, दूसरी है कॉइल 2, और नाम पप्पू शप्पू जो मर्जी दे दो। मैंने दे दिया 1 कॉइल, इसको दे दिया कॉइल 1, इसको दे दिया 2। वो सप्लाई कौन सी दे दी? मैंने सप्लाई दे दी एक ऑल्टरनेटिंग। वो मैंने ईएमएफ जो दी है ना, वो मान लो एक तरह से E0 साइन ओमेगा टी दे दी। अब हर टाइम पे भी ये वेरी कर रही है और हर हाफ साइकिल के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स भी हो रही है। लेकिन मैं मान लेता हूं एट एनी इंस्टेंट, और जिस टाइम पे मैं देखने लगा हूं ना, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आ रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब मैंने क्या, अब इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहां पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इस पर्टिकुलर कॉइल में से पास कर रही हैं। वो जैसी इस कॉइल में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, इसके अंदर क्या चेंज हो जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी गुड। और जैसी इस पर्टिकुलर कॉइल में से चीज निकल रही है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट आती, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आई, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? चेंज। मगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल 1 आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल 2, क्योंकि इनके बीच ना थोड़ा सा गैप है। इस गैप के चलते जो फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं वो सभी की सभी ग्रीन कॉइल, बेसिकली सेकंड कॉइल में से पास नहीं कर पा रही। तो मेरे लिए ये क्या थी? प्रॉब्लम नंबर 1, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग। यहां पे भाई नॉट लगाना बहुत जरूरी है इनिशियली, इस केस के अंदर सारी पास नहीं कर रही। अब अपनी वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं चाहता हूं कि इसमें से पास करें, ताकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों में कांस्टेंट हो जाए और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाए? कांस्टेंट। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और इसके बारे में सोचो। मैं उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा। चलो अब शेयर करते हैं मेरा आंसर क्या और आपका। मैं क्या करता हूं, यहां पे ना एक हेल्प ले लेता हूं कोर की, जो बनी हो सॉफ्ट आयरन की। किसकी बनी हो? सॉफ्ट आयरन की। और ये ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन की कोर ले ली कुछ इस तरह। ये इस तरह बनी होगी कि इसके अंदर क्या हो? लैमिनेटेड शीट्स, उस शीट्स की फॉर्म में होगी। पहले एक, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके लेयर की फॉर्म में मैंने शीट्स अरेंज कर दी, जो एक दूसरे से लैमिनेटेड भी हैं, मतलब इंसुलेटेड भी है, लैमिनेटेड शीट्स हैं। और किस मटेरियल की बनी है? सॉफ्ट आयरन की। और सॉफ्ट आयरन को यूज करने का कारण, और उसका कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर समझ लो। और सॉफ्ट आयरन बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिसका म्यू क्या है? बहुत ज्यादा, और इसकी परमेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से निकलेंगी ना, ये उनको बोलेगा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको मैं रास्ता देता हूं, आप मेरे अंदर से पास करो, आप मेरे अंदर से पास करो। ये था कंसेप्ट इसका। अब अगर
इस कॉइल को मैं इसकी इस साइड पे रैप कर दूं, ये कुछ इस तरह रैप हो जाए, और इस कॉइल को मैं कुछ इस तरफ रैप कर दूं, अब पता है क्या होगा? पता है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर ईएमएफ करके आएंगी वो सारी की सारी मेरी कोर में से पास कर जाएंगी। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लॉस नहीं होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मेरी कोर में से ही पास करने लगेंगी अब। और एक बात और ध्यान से सुन लो, मैंने यहां पे एक तो लिया लैमिनेटेड शीट्स, और ये एक अकेली सॉलिड, और बेसिकली सारा पोर्शन सॉलिड नहीं ले लिया मैंने लैमिनेटेड शीट्स ली हैं। एक शीट के बाद दूसरी शीट, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे बनती जा रही हैं ये शीट्स। पता है क्यों ली हैं? अगर मैं डायरेक्टली एक सॉलिड और सॉलिड कोर ले लूंगा, पता है क्या होगा? उसके अंदर हीट लॉसेस आ जाएंगे ड्यू टू एडी करंट्स, हमारी एनर्जी कुछ वहां पर वेस्ट हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता। इसलिए एनर्जी लॉस मिनिमम हो सके या बेसिकली जीरो हो सके, मैंने लैमिनेटेड शीट्स ले ली। अब लैमिनेटेड शीट्स लेने का कारण आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? हम इसके अक्रॉस अपनी जो हमारी कॉपर कॉइल है ना, उसको वाइंड कर देंगे, और इसको जब हम जिस तरह अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस देंगे, ईएमएफ देंगे, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, जिस करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कोर के अंदर रह जाएं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कोर के अंदर ही रह जाएंगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सेकेंडरी या दूसरी कॉइल में से भी पास करेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। वो एक एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, अगर वो सेम हो जाए तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी? सेम। तो इसका एरिया भी सेम है, मतलब इस तरफ भी एरिया सेम है, इस तरफ भी एरिया सेम है, कोई चोर बाजारी नहीं की। तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है ना, तो इनमें से जो फ्लक्स होगी वो भी कितनी हो जाएगी? सेम। अब देखो ट्रांसफॉर्मर की अब ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन देख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या है? बेसिकली हमने इसको दे दिया प्राइमरी साइड, इसको दे दी सेकेंडरी साइड। और एक चीज बहुत ध्यान से देखो, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एसी वोल्टेजेस। वो ये ट्रांसफॉर्म करता है एसी वोल्टेजेस को, अगर हाई है तो लो कर देगा, लो है तो हाई कर देगा। हम कई केसेस में दोनों तरफ वोल्टेज इक्वल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एज पर द रिक्वायरमेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस है। जैसे ही इस पर्टिकुलर ये कॉइल में से ईएमएफ चेंज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करके इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगी, उस करके इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगी, एक इंड्यूस करंट आएगा, उस करंट को हम एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस ले लेंगे। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी जो कॉइल्स है ना, इनकी रेजिस्टेंस नहीं है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना लिंक्ड विद टू कॉइल्स इज सेम। ये मैंने कारण बता दिया इस चीज का। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना बच्चों पर यूनिट टर्न, वो भाई ईएमएफ इंड्यूस होगी जो पर यूनिट टर्न, मैं मान के चलता हूं इसके अंदर ये प्राइमरी अगर है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं एन प्राइमरी, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं एन सेकेंडरी। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो एक टर्न के पीछे, तो वो कितनी होगी? दोनों में इक्वल। वो इक्वल का कारण क्या है? वो इक्वल का कारण ये है, हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता था माइनस d∅dt। अब दोनों के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, दोनों के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, तो पक्की बात है इनकी ईएमएफ भी क्या होनी चाहिए? सेम। वेरी गुड। तो करो ई टर्न, और ई टर्न जो ईएमएफ होगी ना पर यूनिट टर्न क्या आ जाएगी? अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, ई प्राइमरी जो टोटल प्राइमरी के क्रॉस आएंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनपी इक्वल टू ई सेकेंडरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन सेकेंडरी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। बेसिकली मैंने क्या किया, जो ईएमएफ आई है ना पर यूनिट टर्न, उसको इक्वेट कर दिया। क्यों कर दिया? और दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स सेम आ रही थी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक पर्टिकुलर कॉइल में से सेम आ रही है, दो पर्टिकुलर कॉइल्स में सेम आ रही है, तो पक्की बात है उनके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगी? सेम। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों कॉइल्स का सेम है, तो भाई दोनों कॉइल्स के अंदर
तो दोनों कॉइल्स के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, सेम। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई एस जो निकाल रहे हैं इक्वल टू ईपी अपॉन एनपी। ई एस कितना आ गया, ईपी इंटू एनएस बाय एनपी। उसका मतलब पता है क्या आ गया, जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ आएगी ना, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरे नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी। ये पता है क्या बताती है, अगर मेरे सेकेंडरी कॉइल के अंदर टर्न्स ज्यादा हैं तो ये स्टेप अप करेगा। अगर मेरे सेकेंडरी कॉइल के जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर टर्न्स कम है तो ये स्टेप डाउन करेगा। अगर मेरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी तो ये कौन सा हो गया ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप। अगर मेरा एनएस बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी तो ये कौन सा केस हो गया, स्टेप डाउन का। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन का पता लग गया होगा। हमारे घरों में पता है क्या हो रहा है, अगर ये देखो, जैसे अगर मान लो हमारे पावर स्टेशन से उनको सप्लाई करनी है, उनको सप्लाई कैसे करनी है, स्टेप अप करके, ताकि हाई वोल्टेज में सप्लाई कर सकें। वो क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल्स जो होती हैं उनमें नंबर ऑफ टर्न्स कम ले लेते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ले लेते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी वोल्टेज है ना उसको वे मल्टीप्लाई कर देते हैं काफी ज्यादा एक पर्टिकुलर मल्टीप्लायर से, जिससे वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप अप। क्यों, इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल्स ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी दिखाऊंगा और इसका थोड़ा क्वांटिटेटिव पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।